हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं यशपाल यादव वेद पाठशाला में आप सभी का दोबारा से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपने पीछे कल वाली जो क्लास पढ़ी है, आपने जो बेसिक आप जो संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग जो भारत का संविधान पढ़ रहे हैं उसमें हमने कल सबसे पहले वाली जो क्लास है उसमें आपने पढ़ा है बेसिक के बारे में। और आपने सीखा है कि संविधान के बारे में जितने भी बेसिक पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। अब नया जो पोर्शन आप लोगों को पढ़ना है बेसिक में, जो दूसरी जो चीज आपको पढ़नी है वो पढ़ना है आपको पार्लियामेंट के बारे में। और पार्लियामेंट को जिसको अपन हिंदी में संसद कहते हैं, तो एक बार देखेंगे यहाँ से बेसिक जो पोर्शन आप लोग पढ़ेंगे तो अगला जो पॉइंट है आप लोगों को सीखना है वो सीखना है भैया पार्लियामेंट के बारे में। और पार्लियामेंट को अपन हिंदी में संसद कहते हैं, तो इसके बारे में आपको यहाँ से बेसिक में पढ़ना है। अब सबसे पहले वाला जो पार्लियामेंट का जो आपका पोर्शन रहेगा इसके बारे में देखिए। तो अपन आपके सामने जो पार्लियामेंट का जो पोर्शन आपको पढ़ना है, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपने भारत में जो पार्लियामेंट होती है, अपने भारत में जो संसद होती है, बताना संसद के बारे में अपने भारत का जो संविधान है इसके कौन से आर्टिकल में लिखा गया। तो आपको एक ही बात याद रखनी है कि अपने भारत के संविधान का एक अनुच्छेद रहेगा। और बताइए उस आर्टिकल का नाम क्या रहेगा, तो बताएंगे आर्टिकल नंबर 79 है। तो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 79 है उसमें संसद के बारे में लिखा गया। और जब आप लोग आर्टिकल नंबर 79 के बारे में पढ़ेंगे, तो संसद के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए कि अपने भारत में जो पार्लियामेंट है, बताइए संसद के टोटल हाउस कितने होते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछ रहा है कि बताना संसद के टोटल सदन कितने होते हैं, तो संसद के केवल दो ही सदन रहेंगे। और दोनों सदनों के बारे में आपने पढ़ा भी होगा कि बताइए संसद के दो सदन कौन कौन से होते हैं। तो भाई एक तो आपने सीखा होगा लोकसभा के बारे में, और बताइए संसद का दूसरा सदन कौन सा होता है, तो बताएंगे राज्यसभा होती है। तो एक तो आपका लोकसभा रहेगा, एलएस से डिनोट किया है। और बताइए संसद का दूसरा सदन आपका कौन सा रहेगा, तो बताएंगे राज्यसभा। ये तो संसद के आपके दो हाउस हो गए, दो सदन आपके हो गए। और बात यूं पूछी जाती है कि अगर अपने भारत में एक लोकसभा होती है तो बताना लोकसभा का जो गठन रहेगा, बताना संविधान के कौन से अनुच्छेद में रहेगा, तो बताएंगे आर्टिकल नंबर 81। मतलब भारत के संविधान का अनुच्छेद नंबर 81 ये कहता है कि अपने भारत में एक लोकसभा होगी। और अगर लोकसभा का गठन आर्टिकल नंबर 81 में है तो बताना अपने भारत में एक संसद का एक दूसरा सदन है राज्यसभा। तो बताना राज्यसभा का जो गठन रहेगा, बताना वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में आएगा, तो बताएंगे अनुच्छेद नंबर 80। क्योंकि भारत के संविधान का जो आर्टिकल नंबर 80 है इसमें तो राज्यसभा के बारे में है, आर्टिकल नंबर 81 में लोकसभा के बारे में है। और बताइए जो संसद का जो वर्णन रहेगा, बताना वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में रहेगा, तो बताएंगे आर्टिकल नंबर 79। बस ये बातें आपको विशेष तौर पे बेसिक तौर पे पता होना चाहिए। अब अगली बात आपसे यूं पूछी जाती है कि अगर संसद के टोटल दो सदन होते हैं तो बताना अपने भारत में जो संसद होती है, बताना इस संसद के टोटल अंग कितने होते हैं, पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो संसद के टोटल कितने अंग होंगे, तो बताएंगे 3। अब जी संसद के 3 अंग होते कौन कौन से हैं, तो आपको एक तो बात ये ध्यान रखनी है कि संसद का एक अंग ये होता है जिसका नाम रहेगा लोकसभा, संसद का दूसरा अंग ये होता है जिसका नाम रहेगा राज्यसभा। और बताइए संसद का तीसरा अंग कौन होता है, तो आप बताएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भी भारत का राष्ट्रपति होता है, बताना भारत का राष्ट्रपति एक संसद का अंग होता है। एक बात है आपको हमेशा ये ध्यान रखनी है, जैसे आपके नंबर ऑफ एग्जाम में पर्सन ये पूछा जा रहा है, मान लीजिए आपके एग्जाम में पर्सन ये पूछे कि बताना भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो आपके सामने ऑप्शन बना के लिखे कि बताइए भारत का जो राष्ट्रपति है वो खालिस्तान होता है। सबसे पहला ऑप्शन अगर आपके सामने ये पूछ रहा है कि राष्ट्रपति जो है, जो भारत का जो राष्ट्रपति रहेगा वो संसद का सदस्य होता है। सबसे पहली स्टेटमेंट आपके सामने डाली जा रही है
कि राष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है। दूसरी स्टेटमेंट आपके सामने आ रही है कि राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा आएगा। मान लीजिए आपके सामने कथन बना दे और आपसे ये पूछे कि बताइए ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, बताना दोनों सही है या दोनों गलत। इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है कि राष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है या राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि अपने भारत का जो भी राष्ट्रपति होगा वो हमेशा संसद का क्या कहलाएगा, वो अंग कहलाएगा। जी राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, राष्ट्रपति संसद का सदस्य क्यों नहीं होता? क्योंकि आप लोग एक बात जानते हैं कि राष्ट्रपति संसद का सदस्य किस लिए नहीं होता, क्योंकि राष्ट्रपति ना तो लोकसभा का मेंबर होता और भाई राष्ट्रपति ना ही किसका मेंबर होता, तो बताएंगे राज्यसभा। ना ही तो ये लोकसभा का मेंबर है और ना ही ये राज्यसभा का मेंबर है, इसलिए राष्ट्रपति संसद का क्या नहीं होगा, सदस्य नहीं होगा। इसलिए राष्ट्रपति हमेशा संसद का क्या होता है, तो बताएंगे अंग। आपका होगा कि जी राष्ट्रपति संसद का अंग होता क्यों है, तो आपको एक ही प्रश्न पूछ रहा हूं, पहले इसका जवाब दीजिए। अगर मैं आप लोगों को ये कह दूं कि बताना अपने भारत में जितने भी बिल बनाए जाते हैं, अपने भारत में जितने भी कानून बनाए जाते हैं, बताना सबसे पहले प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि अपने भारत में जो बिल बनाने का जो अधिकार है, क्योंकि कोई भी बिल आगे चल के आपके पास क्या बन जाता है, तो कोई भी बिल आगे चल के एक्ट बनेगा। तो आप मुझे एक बात ये बताना, एक प्रश्न पूछा जाता है वन लाइनर के ऊपर कि बताना भारत में जो कानून बनाने का जो अधिकार है, बताना वो किसके पास रहेगा। तो आपको एक ही बात में राइट आंसर देना है कि अपने भारत में जितने भी कानून बनाए जाते हैं, बताना वो सारे के सारे कानून बनाता कौन है। तो आपको एक ही राइट आंसर बताना है, तो आप बताएंगे संसद बना। आप कहोगे कि जी संसद कानून बनाती कैसे है और राष्ट्रपति संसद का अंग क्यों होता है, तो आपको एक बात ये समझनी है, क्योंकि अपने भारत की जो पार्लियामेंट होगी, बताना इस पार्लियामेंट के टोटल सदन कितने होंगे, तो आप बताएंगे 2। अभी मैंने आपको ये बताया था कि संसद का एक सदन तो आपका लोकसभा होगा और बताना संसद का दूसरा सदन भाई कौन होता है, तो बताएंगे राज्यसभा। अब कोई भी बिल होता है, उस बिल को सबसे पहले रखा कहां पे जाएगा, तो बताएंगे संसद में। अब वो बिल के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो बिल पहले लोकसभा में रखा जाएगा या वो बिल पहले राज्यसभा में रखा जाएगा। अगर मैं आपको ये कह दूं कि मान लीजिए कोई भी बिल है और मान लीजिए उस बिल को पहले लोकसभा में रख दिया और मान लीजिए लोकसभा ने उस बिल को यहां से पास कर दिया, और अगर लोकसभा उस बिल को यहां से पास कर देती है, तो बताना फिर वो बिल जाएगा कहां पे, तो बताएंगे राज्यसभा में। अब जब संसद के दोनों सदनों के द्वारा जब किसी भी बिल को यहां से पारित कर दिया जाता है, तो बताना फिर वो बिल जाता किसके पास है, तो आप बताएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के राष्ट्रपति के पास वो बिल जाएगा। और राष्ट्रपति अगर उस बिल के ऊपर साइन कर दे, हस्ताक्षर कर दे, तो बिल आगे चल के क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। इसलिए अपने भारत में जो संसद का जो तीसरा जो अंग होता है, बताना वो संसद का तीसरा अंग हमेशा कौन होता है, तो आप बताएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो भी भारत का राष्ट्रपति है वो संसद का सदस्य नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति एक संसद का क्या होता है, अंग होता है। तो ये जो बेसिक बातें मैंने आपको बताई है कि संसद के टोटल 2 सदन होते हैं, संसद के कुल 3 अंग होते हैं, और संसद का जो गठन रहेगा, बताना वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में रहेगा, तो आप बताएंगे संविधान का जो आर्टिकल नंबर जो है 79 है, इसी में संसद का उल्लेख रहेगा। अब प्रश्न 2 तरीके के बनेंगे, एक बात है समझना, क्योंकि अब तक जो अपन संसद भवन यूज करते आ रहे थे वो अंग्रेजों के समय का बना हुआ संसद भवन है, लेकिन अभी आपको पता है कि नए संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है। और करंट अफेयर से एक प्रश्न बड़ा चर्चा में चला हुआ है कि बताइए अपना जो वर्तमान जो संसद भवन है, बताइए उस वर्तमान वाले संसद भवन का उद्घाटन कब और किसने किया था। तो वर्तमान का जो अपना संसद भवन रहेगा, बताना उस वर्तमान संसद भवन का जो उद्घाटन किया गया,
वो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, और बताइए किया कब गया है, तो बताएंगे 28 मई को अपने संसद भवन का उद्घाटन किया गया 2023 में। जो अभी रिसेंटली करंट अफेयर का अगर प्रश्न पूछे कि बताओ भारत में जो नया वाला जो संसद भवन है इसका उद्घाटन कब किया गया, तो बताएंगे 28 मई को किया गया। और बताइए 28 मई को किसके द्वारा किया गया, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है 28 मई को। और बताइए किसकी जयंती के ऊपर किया है, तो आप सबको पता है, यहां से एक नाम आपने पढ़ा होगा, वीर सावरकर। तो वीर सावरकर की जयंती थी और इसी वीर सावरकर की जयंती के ऊपर 28 मई को उद्घाटन किया गया नया वाले संसद भवन का। लेकिन आपको एक बात ये बताना है, वीर सावरकर के बारे में एक प्रश्न आपके नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए आप लोगों ने ये सुना होगा कि जो वीर सावरकर, इसके बारे में एक बात बताता हूं, इसका जन्म हुआ था 28 मई 1883। तो 28 मई 1883 को जन्म हुआ था वीर सावरकर का। और बताना इसका जन्म हुआ कहां पे था, तो इसका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र का एक जिला है, और बताइए उस महाराष्ट्र के जिले का नाम है नासिक। तो नासिक जो जिला है महाराष्ट्र का, इसके एक छोटे से कस्बे के अंदर जन्म हुआ था वीर सावरकर का। और इसी की जयंती थी 28 मई को। और इसी की जयंती के ऊपर नरेंद्र मोदी ने कौन से वाले संसद भवन का उद्घाटन किया है, तो बताएंगे वर्तमान जो संसद भवन है। अब एक बात ये और पूछी जाती है वन लाइनर के ऊपर कि बताओ अपने भारत में आपने एक नाम सुना होगा जिसका नाम है अभिनव भारत। तो बताओ जो अभिनव जो भारत रहेगा, बताइए इस अभिनव भारत का जो निर्माण है, बताना वो भी किसके द्वारा किया गया, तो अभिनव भारत का निर्माण भी किया था वीर सावरकर ने। और बताइए अभिनव भारत का निर्माण किया कब गया था, तो बताएंगे 1904। ये कई बार आपके नंबर ऑफ एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए अभिनव भारत का निर्माण किसने किया था, बताएंगे वीर सावरकर ने। कब किया था, 1904 में। और आपको पता है कि जब वीर सावरकर अभिनव भारत का निर्माण करता है, आगे चल के ये एक संगठन भी बनाता है, फ्री इंडिया सोसाइटी के नाम से एक संगठन भी बनाया था। और आगे चल के इसको काला पानी की सजा मिली थी, क्योंकि एक सेलुलर जेल है जो है अंडमान निकोबार के अंदर, उस जेल के अंदर भी रखा गया था वीर सावरकर को। तो इसी की जयंती के ऊपर 28 मई को नरेंद्र मोदी ने किसका उद्घाटन किया है, तो बताएंगे नए वाले संसद भवन। लेकिन एक बात है, आप मुझे ये बताना कि अपने भारत में जो नया वाला जो संसद भवन जो बना हुआ है, इसकी लगभग अगर मैं लागत की बात करूं तो बताइए टोटल कितने लागत आई है इस नए वाले संसद भवन को बनाने में। तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि नए वाले संसद भवन को बनाने में जो लागत जो आई है, तो वो लगभग 9.70 करोड़। तो 9 लगभग बताता हूं तो 9.70 करोड़ रुपए की लागत से अपना नया वाला संसद भवन बनके तैयार हुआ है। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। लेकिन इसकी कुछ डीप से बातें आपको पढ़नी, इसकी कुछ विशेषताएं आपको पढ़नी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये कह दूं कि बताना अपने भारत में जो नया वाला जो संसद भवन जो बना हुआ है, बताना इस नए वाले संसद भवन की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो बताना नए वाले संसद भवन में जो लोकसभा है और राज्यसभा है, ये दोनों के दोनों एक जगह पर ही रखा गया। तो बताइए लोकसभा का जो प्रतीक चिन्ह है, बताना वो लोकसभा का प्रतीक चिन्ह क्या है। या आपसे प्रश्न यूं पूछ सकता है कि बताना नए वाला जो संसद भवन है इसमें राज्यसभा का प्रतीक चिन्ह क्या है। ऐसे प्रश्न आपके नंबर ऑफ एग्जाम में आ सकते हैं। तो एक बात है आपको ये ध्यान रखनी है, अगर आपसे पूछे कि नया वाला जो संसद भवन है उसका जो उसमें जो लोकसभा है, तो बताइए उस लोकसभा का प्रतीक चिन्ह क्या रहेगा या आपका राज्यसभा का प्रतीक चिन्ह क्या रहेगा। तो मेरे भाई आपको एक ही बात ये ध्यान रखनी है कि अगर आपसे यूं पूछे लोकसभा का जो प्रतीक चिन्ह रहेगा वो रहेगा पीकॉक, जिसको अपन कहते हैं मोर। तो अगर आपसे यूं पूछ रहा है कि बताना नया वाला जो संसद भवन है इसमें लोकसभा का जो प्रतीक चिन्ह रहेगा वो तो मोर रहेगा।
और अगर आपसे यूं पूछे कि बताओ राज्यसभा का जो प्रतीक चिन्ह रखा गया, तो बताइए राज्यसभा का प्रतीक चिन्ह क्या रखा गया, तो बताएंगे लोटस, और जिसको अपन हिंदी में कमल कहते हैं। दोनों प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि मैं आपको अगर संसद के बारे में बेसिक पढ़ाऊंगा तो पहले मैं आपको प्रेजेंट की बात बताऊंगा, नए वाले संसद भवन की बात बताऊंगा। तो आपसे अगर यूं पूछे कि जो नया वाला जो संसद भवन है इसमें लोकसभा का जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, वो तो पीकॉक है, और अगर आपसे यूं पूछे राज्यसभा का जो प्रतीक चिन्ह रहेगा वो रहेगा कमल। बस ये दोनों प्रश्न थोड़े अच्छे लेवल के बन सकते हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। अब अगली बात, अगर आपसे यूं पूछे कि जो 9.70 करोड़ की लागत से बना हुआ नया वाला जो संसद भवन है, इसमें लोकसभा की जो अगर सीटों की बात करें मैक्सिमम बैठने की, तो लोकसभा के लिए टोटल यहां पे सीटें 888। ये करंट अफेयर की बात आपसे पूछी जा सकती है कि बताना जो नया वाला जो संसद भवन है इसमें लोकसभा के टोटल कितने सांसदों के बैठने की जो सीटें अवेलेबल रहेंगी, तो बताएंगे 888। और अगर यही बातें आपसे राज्यसभा में पूछेगा तो बताइए राज्यसभा में टोटल कितने एमपी बैठ सकते, तो बताएंगे 348। मेरे भाई एक ही बात याद रखनी, देखिए मैं आपको इंडियन पॉलिटी जो भारत की राज्य व्यवस्था जो आपको पढ़ा रहा हूं, जो भारत का संविधान आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, और आप ये जो वीडियो आप लोग देखते हैं आप लोगों को बड़ी हेल्पफुल रहेगी आने वाले नंबर ऑफ एग्जाम के लिए, जिसमें करंट अफेयर का पोर्शन भी आपका साथ लेके चलेंगे और ओल्ड जीके के सारे पॉइंट तो आपको पढ़ने ही है। तो ये वाला नया संसद भवन था, जब भी आप अपना मतलब वीडियो को देखें, जब भी आप अपनी क्लास लें तो आपके हाथ में हमेशा नोटबुक होनी चाहिए, और वीडियो को क्लिप करके रोक रोक के आपको खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाना है। जैसे प्रश्न पूछे कि लोकसभा का प्रतीक चिन्ह क्या है, मोर बताएंगे, राज्यसभा का प्रतीक चिन्ह क्या है, कमल बताएंगे, और इसमें लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी बैठ सकती है, यहाँ पे नए वाले संसद भवन में 888, और बताइए राज्यसभा में कितनी बैठ सकते हैं, तो बताएंगे 308। अब आपने एक बात ये सुनी होगी कि जो नया वाला जो संसद भवन है इसमें इसकी मतलब अगर ये पूछे कि बताओ नया वाला जो संसद भवन है इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है, तो बताएंगे टाटा। तो टाटा कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, बस ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और आप लोगों को एक बात बताता हूं, आपने एक वर्ड बहुत चर्चा में सुना होगा, यहाँ पे एक वर्ड आपने सुना होगा, और बताइए उस वर्ड का नाम क्या रहेगा, तो आपने एक वर्ड सुना होगा जो अभी चर्चा में चला हुआ था, बताइए उसका नाम क्या था, तो बताएंगे संगोल। अगर आपने थोड़ा सा भी करंट अफेयर आपने पढ़ा है तो आपने एक वर्ड सुना होगा नए वाले संसद भवन में जिसका नाम है संगोल। अब ये संगोल है क्या, और बताइए इसका कहां पे प्रयोग किया गया, तो मैं आपको बताता हूं इसका डिजाइन कैसा है। तो संगोल का जो डिजाइन है वो केवल मतलब आपने सुना देखिए गदा के समान, और गदा के समान है, तो उसके ऊपर जो ऊपर वाला जो चिन्ह है उसके ऊपर नंदी की मूर्ति लगी हुई है, संगोल वो चीज है। और बताता हूं इस ये संगोल वर्तमान में है कहां पे रखा गया है, तो ये वर्तमान में रखा गया है इलाहाबाद संग्रहालय। तो अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए संगोल वर्तमान में कहां पे रखा गया है, कौन से संग्रहालय में रखा गया है, तो इसको वर्तमान में रखा गया है इलाहाबाद संग्रहालय। और अगर इसको इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया है तो यहां से लेके आया जाएगा, और बताइए इसको वर्तमान का जो नया जो संसद भवन है उसमें रखा जाएगा। अब उसमें रखा कहां पे जाएगा, तो आप लोग सब जानते हैं कि अपने भारत में जो भी लोकसभा होती है उस लोकसभा का एक स्पीकर होता है, अरे लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है, और उसी लोकसभा के अध्यक्ष जो रहेगा उसके जो पास में रखा जाएगा उस संगोल को रखा जाएगा। वैसे ये संगोल जो है ये कौन सी भाषा का एक वर्ड रहेगा, अगर भाषा की बात करेगा तो आप बताएंगे तमिल। तो तमिल जो भाषा है उसी तमिल भाषा का एक वर्ड रहेगा जिसका नाम रहेगा संगोल, जो वर्तमान समय में इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया था। लेकिन अभी इसको नया जो संसद भवन है इसमें लोकसभा का जो स्पीकर होगा उसकी कुर्सी के पास में रखा जाएगा। बिल्कुल गदा के समान इसकी आकृति है और उसके ऊपर नंदी की मूर्ति लगी हुई है, जिसका नंदी का मतलब क्या था, न्याय, जो न्याय का जो प्रतीक होता है वही होता है आपके सामने।
अब एक बात है आपके सामने, ये होता एक वर्ड लिखा मैंने अभी आपके सामने जिसका नाम है भैया तमिल। अब आप मुझे एक बात बताना, मैंने एक तमिल एक वर्ड लिखा है, एक स्टैटिक जीके का बड़ा खूबसूरत प्रश्न ये पूछा जाता है। जैसे मैं यूं कह दूं कि बताओ आज अपना जो इंडिया है, आज जो भारत है, बताना भारत में टोटल जो क्लासिकल लैंग्वेज है, क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती है? तो क्लासिकल लैंग्वेज को अपन हिंदी में कहते हैं शास्त्रीय भाषाएं। तो आप मुझे एक बात ये बताना, आज अपना जो भारत है इसमें कुल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? तो आज भारत में टोटल जो शास्त्रीय भाषाएं रहेंगी, बताना उन शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी रहेगी? तो आज भारत में टोटल क्लासिकल लैंग्वेज जो है, शास्त्रीय भाषाओं की जो संख्या है वो कितनी है भाई? तो बताएंगे 6 जी। अगर आज भारत में टोटल क्लासिकल लैंग्वेज 6 हैं, तो बताओ सबसे पहली शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा मिला था, बताना वो सबसे पहली शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा मिला था, बताना वो कौन सी भाषा को मिला था? बताएंगे तमिल भाषा। और अगर शास्त्रीय भाषा का दर्जा सबसे पहले तमिल भाषा को मिला था, तो एसएससी में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि बताइए तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? तो बताएंगे 2004 में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में छाप लेना। अगर आपसे यूं पूछी जा रही है कि बताना अपने भारत में टोटल क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है, अपने भारत में टोटल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, तो टोटल तो शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 6 है, लेकिन बताइए सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला था? तमिल को। बताइए मिला कब था? तो बताएंगे 2004 में। ये अपने टोटल आज शास्त्रीय भाषाओं की संख्या है, जिसमें सबसे पहली शास्त्रीय भाषा है तमिल। और इसी तमिल भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है संगोल, जो इसको वर्तमान में कहां पे रखा जाएगा? तो बताएंगे नए वाले संसद भवन जो है, इसमें जो अध्यक्ष की जो कुर्सी होती है उसके बिल्कुल जस्ट साइड में रखा जाएगा। बस ये आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। तो ये चर्चा में रहा था, बड़ी उत्सुक आपको हो रही थी कि संगोल होता है क्या, तो मैंने आपके सामने बता दिया। तो न्याय का जो न्याय इसका प्रतीक चिन्ह होता है, बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और एक बात मुझे ये बताना कि अपना जो नया वाला जो संसद भवन है, बताना इसका डिजाइन कैसा रहेगा, मतलब इसका आकार कैसा है। तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि अपने भारत में जो नया वाला जो संसद भवन है, बताइए इसकी आकृति कैसी रहेगी? तो बताएंगे त्रिकोणीय। तो त्रिकोणीय आकृति के अंदर बना हुआ है अपना जो वर्तमान का जो नया संसद भवन है, बस ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो पुराना वाला जो संसद भवन था, आप सब लोग जानते हैं कि वो गोल आकृति के अंदर बना हुआ था, सर्कल आकृति के अंदर बना हुआ था। लेकिन नया वाला जो संसद भवन बना हुआ है वो रहेगा आपका त्रिकोणीय आकृति में। तो ये सारी की सारी बातें आपको जो मैंने पढ़ाई है, वो पढ़ाई है नए वाले संसद भवन के बाद। अब आप जब भी भारत में संसद के बारे में पढ़ते हैं, तो आपने पढ़ा है आर्टिकल नंबर 79 के बारे में कि संसद के 2 सदन होते हैं, संसद के 3 अंग होते हैं। अब उन सब के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। और सबसे पहले जब भी आप लोग बेसिक पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो मेरे भाई सबसे पहले मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूं। मान लीजिए ये भारत की जो पार्लियामेंट है, ये भारत की जो संसद का जो डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूं। बताइए भारत की जो संसद है वो 3 चीजों से मिलकर बन, और अगर भारत की पार्लियामेंट 3 चीजों से मिलकर यहाँ पे बनती है, तो आप लोग सब एक बात यहाँ से जानते हैं कि अपने भारत की जो पार्लियामेंट है, इसमें सबसे ऊपर यहाँ पे जो चेहरा होता है उसका नाम रहेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला यहाँ पे राष्ट्रपति होगा। बताइए दूसरा यहाँ पे कौन होगा? तो दूसरा यहाँ पे होता है लोकसभा। और बताइए यहाँ पे तीसरी चीज कौन सी होती है? तो तीसरी चीज यहाँ पे होती है राज्यसभा। तो एक तो राष्ट्रपति होता है, एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। और बताओ इन तीनों से मिलकर जो निर्माण होता है, बताना भाई वो किसका होता है? तो बताएंगे संसद। प्रश्न ही पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन संसद का एक अंग नहीं है? तो आपको 3 ये ऑप्शन देगा, चौथा कोई भी दे सकता है। तो राष्ट्रपति से,
लोकसभा से और राज्यसभा से, इन तीनों से मिलकर भारत में किसका निर्माण होगा? तो बताएंगे संसद का। और अगर तीनों से मिलकर भारत में संसद का निर्माण होता है तो आप लोग सब जानते हैं कि अपने भारत में एक राष्ट्रपति होता है। तो बताइए राष्ट्रपति का जो वर्णन मिलेगा बताना वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में रहेगा? तो आप बताएंगे संविधान का आर्टिकल नंबर 52। मतलब दुनिया में सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का, और अपने संविधान का एक अनुच्छेद 52 है, वो ये कहता है कि अपने भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अगर आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति है तो अभी आपको पढ़ाया था कि बताइए लोकसभा का जो गठन है बताना वो कौन से अनुच्छेद में? तो बताएंगे 81 में। तो बताइए राज्यसभा का जो गठन रहेगा बताना वो राज्यसभा का गठन संविधान के कौन से अनुच्छेद में रहेगा? तो राज्यसभा का गठन है संविधान के आर्टिकल नंबर 80। और यहां तक सबको पता होता है, बेसिक बात होती है, सबको जानकारी होती है। अब यहां से थोड़े से सबके बारे में अवॉइड प्रश्न बताता हूं। जैसे मैं आपको ये कह दूं, अगर मैं बात करूं आपके सामने राष्ट्रपति के बारे में, सबसे पहले तो आप सबकी एज पता होना चाहिए। अगर आपसे यूं पूछा जा रहा है कि बताओ राष्ट्रपति के लिए जो मिनिमम जो एज होती है बताना वो कितने साल होती है? तो बताएंगे 35 साल। अगर जी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए एज कितनी चाहिए? तो बताएंगे 25 साल चाहिए। और बताइए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु सीमा कितनी चाहिए? तो बताएंगे 30 साल। तीनों से अगर एज से प्रश्न आता है तो आपका प्रश्न यहां से गलत नहीं होना चाहिए कि लोकसभा के लिए एज कितनी है, राज्यसभा के लिए एज कितनी है और राष्ट्रपति के लिए एज कितनी है। लेकिन ये भी बहुत जनरली से क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं। अगर आप सबको ये पता है कि अपने भारत में जब भी इलेक्शन होते, इन सब के चुनाव के बारे में बता रहा हूं, और आप सब लोग एक बात जानते हैं कि जब भी भारत में लोकसभा के चुनाव होते हैं तो बताना लोकसभा के अगर चुनाव की मैं बात करूं तो बताइए लोकसभा के चुनाव हमेशा होते कैसे हैं? तो बताएंगे डायरेक्ट होते, प्रत्यक्ष। और अगर जी लोकसभा के चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं तो बताना सीधा यहां से वोट किसके द्वारा डाला जाता है? तो बताएंगे जनता के द्वारा वोट। और जनता के द्वारा अगर वोट डाला जाता है तो आप लोग सब एक बात जानते हैं कि आज अपने भारत में वोट डालने की जो आयु सीमा है बताना वो कितने साल है? तो बताएंगे 18 साल। आज जो वर्तमान जो भारत का संविधान है, उस वर्तमान भारत के संविधान में जो मतदान की जो आयु है वो 18 साल है। लेकिन बताइए इससे पहले अपने भारत में जो मतदान की जो आयु थी बताइए वो कितने साल थी? तो बताएंगे 21 साल। जब भारत का मूल संविधान जो लागू हुआ था, मतलब 26 जनवरी 1950 के दिन जो भारत का संविधान लागू हुआ, उस दिन अपने भारत के संविधान में वोट डालने की आयु 21 साल थी। आज भारत के संविधान में वोट डालने की आयु 18 साल कर दी गई। तो अगर 21 साल से घटकर अगर वोट डालने की आयु अगर 18 साल आपके यहाँ पे हुई है तो बताइए विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो विच कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, संविधान संशोधन की बात करें तो संविधान संशोधन हुआ था बताएंगे 61वां। अरे 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, 61वां संविधान संशोधन हुआ। और बताइए 61वां संविधान संशोधन हुआ ही कब था? तो बताएंगे 1989 में, 1989 में। और जैसे 61वां संविधान संशोधन हुआ तो भारत में वोट डालने की जो आयु है बताना वो 21 साल से घटाकर कितने साल कर दी? तो बताएंगे 18 साल। तो ये जब भी भारत में लोकसभा के चुनाव होते हैं सीधे डायरेक्ट होते, जनता के द्वारा वोट डाली जाती है। और आप लोग सब एक बात जानते हैं यहाँ से कि लोकसभा के जो सदस्य होंगे बताना भाई वो क्या कहलाएंगे? तो बताएंगे एमपी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही सदस्य एमपी कहलाते हैं। और एमपी को अपन कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपन हिंदी में क्या कहते हैं? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हिंदी में कहा जाता है सांसद। तो बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बताना अपने भारत में जब भी राज्यसभा के चुनाव होते, आपने कभी वोट डाला है कि राज्यसभा के चुनाव में वोट डाल के आना है?
कभी भी नहीं सोचा होगा आपने, क्योंकि अपने भारत में जब भी राज्यसभा के चुनाव होते हैं, बताना मेरे भाई, राज्यसभा के चुनाव होते ही कैसे हैं, तो राज्यसभा के चुनाव होते हैं हमेशा इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष होते हैं। और अगर राज्यसभा के चुनाव अप्रत्यक्ष होते हैं तो आप मुझे ये बताना कि राज्यसभा के चुनाव अगर अप्रत्यक्ष होंगे तो बताइए राज्यसभा के चुनाव में वोट कौन डालते हैं। इनडायरेक्ट चुनाव होता है राज्यसभा के सदस्यों का। तो बताना राज्यसभा के सदस्यों का जब भी चुनाव होता है तो बताना वोट किसके द्वारा डाली जाती है। ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूं। मान लीजिए सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने ये आ जाए कि लोकसभा के सदस्यों द्वारा, दूसरा ऑप्शन आपके सामने ये बन के आ जाए कि राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, तीसरा ऑप्शन ये डाले कि विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, विधानसभा और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं बताना वो विधानसभा के सदस्य क्या कहलाएंगे, वो एमएलए क्या। और चौथा पॉइंट आपके सामने ये डाले कि विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा, और बताओ विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं बताना वो क्या कहलाएंगे, एमएलसी क्या। तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य कौन होते हैं भाई, एमपी होते हैं। विधानसभा के सदस्य कौन होते हैं, एमएलए होते हैं। और विधान परिषद के सदस्य कौन होंगे तो बताएंगे एमएलसी। और प्रश्न ये पूछा गया है कि बताना राज्यसभा का चुनाव जब भी होता है या राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जब भी होगा तो बताना किसके द्वारा होगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो आपको एक ही बात ये ध्यान रखनी है कि जब भी अपने भारत में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, इनडायरेक्ट होता है, तो वोट किसके द्वारा डाली जाती है तो बताएंगे विधानसभा के सदस्यों द्वारा। और बताना विधानसभा के सदस्य कौन कहलाएंगे तो बताएंगे एमएलए। अब ये एमएलए का चुनाव कौन करता है, सीधे जनता के द्वारा वोट डाली जाती है एमएलए का। जैसे आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो उस राज्य में प्रत्येक राज्य में विधानसभा होती है, और अगर प्रत्येक राज्य में विधानसभा होती है तो विधानसभा के चुनाव के जो मेंबर होंगे वो क्या कहलाएंगे, एमएलए। और ये एमएलए किसका चुनाव करेंगे तो बताएंगे राज्यसभा के सदस्य। और अगर ये राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं तो आप मुझे ये बताना ये प्रक्रिया हमने कौन से देश के संविधान से ली, क्योंकि आपका प्रश्न और ऊपर बढ़ता हुआ जाता है कि बताइए राज्यसभा के सदस्यों की जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया आई है बताना वो कौन से देश के संविधान से आई है। मेरा दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने ये है, और बताइए सबसे पहला ऑप्शन लिख रहा हूं, और मान लीजिए सबसे पहला ऑप्शन ए में आपके सामने ये लिख दिया मैंने ब्रिटेन। सबसे पहला ऑप्शन लिखा मैंने आपके सामने ब्रिटेन। बताइए दूसरा ऑप्शन मैंने आपके सामने लिखा है यूएसए। तीसरा ऑप्शन मैंने आपके सामने लिखा है यहां से आयरलैंड। और बताओ चौथा ऑप्शन मैं आपके सामने ये लिख रहा हूं, बताइए इसका चौथा ऑप्शन है आपके सामने साउथ अफ्रीका। आप मुझे ये बताना, प्रश्न ये पूछा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है बताना वो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो कौन से देश के संविधान से ली गई है। सभी को फास्टली इसके ऊपर कमेंट करना है। तो बताइए राज्यसभा के सदस्यों की जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया, क्योंकि आपको पता है इनडायरेक्ट होता है, और अगर चुनाव इनडायरेक्ट होता है तो वोट कौन डालेंगे, एमएलए। ये एमएलए चुनाव करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का। तो बताना ये प्रक्रिया हमने कौन से देश के संविधान से ली है। तो कितने लोग राइट आंसर बता रहे हैं इसके बारे में, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा साउथ अफ्रीका। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आपके नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। ये प्रक्रिया हमने कहां से बोरो की है तो बताएंगे दक्षिण अफ्रीका से। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और आपके नंबर ऑफ एग्जाम में आता है, यहीं पे पूछ लेता हूं। आप मुझे एक बात ये बताना कि अपने भारत में जो राज्यसभा होती है बताना उस राज्यसभा में बताना जो भारत का जो राष्ट्रपति होता है बताना वो राष्ट्रपति कितने सदस्य नॉमिनेटेड करेगा तो बताएंगे 12। और अगर भारत का राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है राज्यसभा में, नॉमिनेटेड इन 12 मेंबर्स बाय द प्रेसिडेंट,
तो बताइए राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करेगा। सबको पता है ये बात, बताना इसका भी राइट आंसर बताना है। ये प्रक्रिया भी हमने कौन से देश के संविधान से ली है? ऑप्शन आपके सामने एज इट इज है। बताइए जो भारत का जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। बताना ये प्रक्रिया भारत के संविधान में कौन से देश के संविधान से आई है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तीनों बड़े जबरदस्त प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बताना इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आयरलैंड। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की जो प्रक्रिया आई है वो तो आई है आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन की प्रक्रिया कहां से आई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो आप बताएंगे विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। और बताइए विधानसभा के सदस्य कौन कहलाएंगे? तो बताएंगे एमएलए। और राज्यसभा का चुनाव होता कैसे? तो बताएंगे इनडायरेक्ट होता है। बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अगली बात कौन सी पूछी जाती है? अब अगली बात ये पूछी जाती है, आपका लोकसभा का पता चल गया, आपको राज्यसभा का पता चल गया। अब बात आती है आपके सामने राष्ट्रपति के बारे में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात यूं पूछी जाती है कि बताना जब भी भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, पहले तो ये बताइए, आपके सामने एक वर्ड लिख रहा हूं। सबसे पहला वर्ड मैं आपके सामने लिख रहा हूं जिसका नाम है इलेक्टेड मेंबर। और बताओ जो इलेक्टेड जो मेंबर होता है, इस इलेक्टेड मेंबर को अपन हिंदी में कहते हैं भैया निर्वाचित सदस्य। इलेक्टेड जो मेंबर होगा और इस इलेक्टेड मेंबर को अपन हिंदी में कहेंगे निर्वाचित सदस्य। दूसरा एक शब्द आपके सामने आता है, और बताओ वो दूसरा शब्द आपके सामने कौन सा रहेगा? तो बताएंगे अपॉइंटेड मेंबर। और अपॉइंटेड मेंबर को अपन हिंदी में कहते हैं जिसको कहते हैं नियुक्त सदस्य। तो अपॉइंटेड का मतलब होता है नियुक्त, तो अपॉइंटेड मेंबर का मतलब हो गया नियुक्त सदस्य। और तीसरा एक वर्ड आपके सामने आएगा जिसका नाम होगा भैया नॉमिनेटेड मेंबर। और नॉमिनेटेड मेंबर को अपन हिंदी में कहते हैं मनोनीत सदस्य। ये तीन शब्द आप लोगों के सामने लिखे हैं, इलेक्टेड मेंबर, अपॉइंटेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर। एक पर्सन मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूं बिल्कुल जीरो लेवल का कि बताना अपने भारत का जो राष्ट्रपति होता है, अपने भारत का जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, बताना राष्ट्रपति एक कैसा में? बताइए इलेक्टेड का मतलब चुनाव होते हैं, अपॉइंटेड का मतलब नियुक्ति होती है और नॉमिनेटेड का मतलब मनोनीत होता है। आप मुझे एक बात बताना कि प्रेसिडेंट खालिस्तान होता है, मतलब राष्ट्रपति खालिस्तान होता है। बताना इसका राइट आंसर क्या आएगा? तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भी भारत का राष्ट्रपति होगा, बताना वो एक कैसा मेंबर कहलाएगा? तो बताएंगे इलेक्टेड मेंबर। कि राष्ट्रपति एक इलेक्टेड मेंबर होता है, इस बात का मतलब क्या हो गया? अरे राष्ट्रपति इलेक्टेड मेंबर होता है, इस बात का सीधा सा मतलब ये हो गया कि अपने भारत में राष्ट्रपति के क्या होते हैं भाई? चुनाव होते। आप कहोगे कि जी राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, हमने तो कभी वोट ही नहीं डाला। अरे एक बात है याद रखना, जब भी भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के जब भी चुनाव होंगे, बताइए राष्ट्रपति के चुनाव के मतदाता कौन होंगे? तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालेंगे? तो बताएंगे एमपी और एमएलए। लेकिन जब भी भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है और राष्ट्रपति के चुनाव में एमपी और एमएलए वोट डालेंगे, तो बताइए सारे के सारे एमपी और एमएलए जो होंगे, बताना वो सारे के सारे एमपी और एमएलए कैसे होने चाहिए भाई? इलेक्टेड। मतलब एमपी कहां से चुने जाएंगे? अरे अभी एक बात बताई थी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होंगे, बताना वो क्या कहलाएंगे? तो वो तो कहलाएंगे एमपी। और एमएलए किसके मेंबर होते हैं? तो आपको अभी बताया था कि लेजिस्लेटिव जो होती है, मतलब विधानसभा जो होती है, बताना उस विधानसभा के मेंबर क्या कहलाएंगे? तो उस विधानसभा के मेंबर कहलाएंगे एमएलए।
आपके सामने ये भी लिख सकता है कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सारे मेंबर कैसे होने चाहिए, इलेक्टेड होने चाहिए, मतलब निर्वाचित होने चाहिए। और वो सारे के सारे जो इलेक्टेड मेंबर होंगे, बताना वो किसके चुनाव में वोट डालेंगे, तो बताएंगे राष्ट्रपति। तो जब भी भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालेंगे, तो बताएंगे एमपी और एमएलए। और बताइए वो एमपी और एमएलए सारे के सारे कैसे होने चाहिए भाई, इलेक्टेड। आप मुझे एक बात ये बताइए कि जब भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो केवल और केवल इलेक्टेड लोग शामिल होते हैं, लेकिन जब भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाता है, बताना भारत के राष्ट्रपति को हटाने की मेथड क्या है। तो जब भी भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाएगा, तो बताना राष्ट्रपति को कौन सी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा, तो आप बताएंगे इम्पीचमेंट प्रोसेस। और इम्पीचमेंट प्रोसेस को अपन हिंदी में क्या कहते हैं, तो इम्पीचमेंट प्रोसेस को हिंदी में कहा जाता है महाभियोग प्रक्रिया। इस महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाता है। लेकिन एक बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाएगा तो इलेक्टेड मेंबर भी शामिल होंगे, और वहां पे साथ के साथ में कैसे मेंबर भी शामिल होंगे, तो बताएंगे नॉमिनेटेड मनोनीत। लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो बताइए राष्ट्रपति के चुनाव में सारे के सारे कैसे लोग वोट डालेंगे, तो बताएंगे इलेक्टेड। लेकिन जब राष्ट्रपति को हटाया जाएगा तो इलेक्टेड मेंबर भी शामिल होंगे और नॉमिनेटेड मेंबर भी शामिल होंगे। ऐसे करके भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाता है। और आपको एक बात बताता हूं कि जी अगर भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो बताओ राष्ट्रपति का चुनाव कभी भी ईवीएम मशीन पर नहीं होता, आप सबको जानकारी है। जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा हमेशा पेपर बैलेट के ऊपर, मतलब मतपत्र के ऊपर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो जी वोट कैसे पड़ते हैं, एक बात याद रखना, आप राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि तो आप जानते होंगे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, बाद में बताएंगे, इसका जब टॉपिक आएगा उसमें बता देंगे। वैसे मैं आपको बोल के बता रहा हूं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसको हिंदी में कहते हैं एकल संक्रमणीय समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मत प्रणाली। जब भी भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होगा हमेशा गुप्त मत प्रणाली के द्वारा चुनाव होता है। अब जी ये तरीका कैसा है, तो एक बात बताता हूं, जितने भी कैंडिडेट भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे उन सबको क्या देना पड़ेगा, उन सबको वोट देना पड़ेगा। जैसे आपके गांव में सरपंच का चुनाव होता है, आपके यहाँ पे लोकसभा का चुनाव होता है, आप केवल एक कैंडिडेट को वोट डालते हैं और आपका काम खत्म हो जाता है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति का चुनाव इसके बिल्कुल विपरीत है। तो इसके विपरीत कैसे है, तो आप सबको पता होगा, अभी अपने रिसेंटली की अगर मैं बात करूं तो पिछली साल 18 जुलाई 2022 को भारत में राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ। और जब भारत में राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ तो बताइए टोटल कैंडिडेट कितने थे, मतलब टोटल उम्मीदवार कितने थे। तो आपने टोटल 2 उम्मीदवारों का नाम सुना होगा यहां से। एक तो यहां से अगर मैं बात करूं, यहां से एक तो उम्मीदवार था, यहां पे अगर मैं बात करूं आपके सामने जो नाम सुना होगा द्रौपदी मुर्मू, जो अभी वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति है, जिसका नाम है द्रौपदी। क्योंकि अपने भारत में आज रिसेंटली 2 दल काम कर रहे हैं। एक तो दल है जिसका नाम है एनडीए, जो नेशनल डेमोक्रेटिक जो अलायंस है, भाजपा और उसका सहयोगी दल तो एनडीए है। तो बताना एनडीए की तरफ से उम्मीदवार कौन थी, तो एनडीए की तरफ से उम्मीदवार थी द्रौपदी मुर्मू। और कांग्रेस और उसका सहयोगी दल कौन सा रहेगा, तो कांग्रेस और उसका सहयोगी दल है जिसका नाम है यूपीए। और बताओ यूपीए की तरफ से उम्मीदवार कौन था, तो बताएंगे जसवंत सिन्हा। अब आप मुझे एक बात ये बताइए, कैंडिडेट कितने थे, उम्मीदवार कितने थे, 2, तो लोगों की पसंद भी कितनी होंगी, 2। अब जितने भी राष्ट्रपति के चुनाव के वोटर होते हैं, जितने भी राष्ट्रपति के चुनाव के मतदाता होते हैं, और जब भी वो वोट डालने के लिए जाएंगे तो जितने भी कैंडिडेट भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे उन सबको क्या देना पड़ेगा, उन सबको वोट देना पड़ेगा।
जी सबको वोट देना पड़ेगा, इस बात का मतलब क्या हो गया, अरे अगर एक कैंडिडेट है तो उसको भी, दो है चाहे भले ही 50 कैंडिडेट राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, सबको वोट देना जरूरी है। तो जी वोट अपना डालेंगे कैसे, मान लीजिए कोई भी एमपी या एमएलए वोट डालने के लिए गया और वो ये कहता है कि जी मैं पहले नंबर पर इस यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति देखना चाहता हूं, तो यशवंत सिन्हा का जो कॉलम रहेगा इसके सामने जो पहली जो पसंद होगा, इस पहली पसंद के आगे ऐसे जी मेरी नजर में दूसरे नंबर पर राष्ट्रपति कौन होना चाहिए, द्रौपदी मुर्मू, तो इसके नंबर पर ऐसे निशान लगाएगा। ऐसे करके भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की वोटिंग हो। आप कहोगे फिर जीतेगा कौन, अरे जो सर्वाधिक लोगों की जो पहली वरीयता मिलेगी, जो सर्वाधिक लोगों की पहली पसंद होगा, वही भारत में किसका चुनाव जीतेगा, तो बताएंगे वही भारत में राष्ट्रपति का। और अगर वही भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जीतेगा तो ज्यादा सांसद थे किसके, तो बताएंगे एनडीए के। तो आज रिसेंटली अपने भारत में जो भारत की जो राष्ट्रपति बनी है उसका नाम है रहेगा द्रौपदी मुर्मू। एक द्रौपदी मुर्मू से एक प्रश्न ये पूछा जाएगा कि बताओ द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ की महिला राज्यपाल थी, बताना। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। करंट अफेयर का प्रश्न बन सकता है कि बताइए द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी, तो इसका आपको कमेंट में राइट आंसर बताना है। ऑप्शन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला ऑप्शन दे रहा हूं आपके सामने केरला की, दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं आपके सामने उड़ीसा की, तीसरा ऑप्शन है वेस्ट बंगाल की, और चौथा ऑप्शन रहेगा आपके सामने झारखंड की। तो आप बताना एक राइट आंसर क्या बनेगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ की महिला राज्यपाल थी। इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। वैसे इसका राइट आंसर आएगा तो बताएंगे झारखंड है। तो ये झारखंड की महिला राज्यपाल थी राष्ट्रपति बनने से पहले। तो बताइए राष्ट्रपति एक कैसा मेंबर कहलाएगा, तो बताएंगे इलेक्ट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि जब भी भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालेंगे, एमपी और एमएलए। राष्ट्रपति एक कैसा मेंबर होगा, इलेक्टेड मेंबर होगा। राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होते हैं, वोट कैसे पड़ती है, वो सारी की सारी बातें मैंने आपके सामने बता दी। एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं आपसे, बताइए प्रधानमंत्री एक कैसा मेंबर है। बताइए प्रधानमंत्री इलेक्टेड मेंबर है, अपॉइंटेड मेंबर है, या प्रधानमंत्री एक नॉमिनेटेड मेंबर है। बताइए इसका राइट आंसर। प्रधानमंत्री खालिस्तान होता है। बताइए प्रधानमंत्री एक इलेक्टेड मेंबर है, बताइए प्रधानमंत्री एक अपॉइंटेड मेंबर है, प्रधानमंत्री एक नॉमिनेटेड मेंबर है। तो बताना इसका राइट आंसर क्या बनेगा। बस ये बातें आपको कमेंट करके बतानी है कि बताइए प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, या प्रधानमंत्री मनोनीत होता है। तो आपको सबसे पहले बात जो पूछी गई है वो पूछी गई है प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा। तो बताओ प्रधानमंत्री एक कैसा मेंबर कहलाएगा। तो प्रधानमंत्री एक अपॉइंटेड मेंबर होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो। कभी भी भारत में आपने सुना नहीं होगा कि प्रधानमंत्री के चुनाव हो रहे हैं तो प्रधानमंत्री एक अपॉइंटेड मेंबर है। अगर जी प्रधानमंत्री एक अपॉइंटेड मेंबर है तो बताना प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो आपको बताना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो भी भारत का राष्ट्रपति होगा, बताना वो भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, तो आप बताएंगे प्रेसिडेंट ऑफ। जो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो किसकी नियुक्ति करेगा, तो बताएंगे प्रधान। और अगर प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा तो बताइए इस बात के बारे में संविधान में कहां पे लिखा गया, तो अपने संविधान का एक अनुच्छेद आएगा और बताना वो संविधान का आर्टिकल कौन सा होगा, तो बताएंगे आर्टिकल नंबर 75। संविधान का अनुच्छेद नंबर 75 साफ शब्दों में एक ही बात कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो बताएंगे राष्ट्रपति करेगा। और अगर प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तो बताना राष्ट्रपति की ये कैसी पावर कहलाएगी। ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूं। सबसे पहला ऑप्शन है मान लीजिए एग्जीक्यूटिव पावर्स, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं कार्यपालिका शक्ति। दूसरा ऑप्शन आपके सामने लेजिस्लेचर पावर, और लेजिस्लेचर पावर को अपन कहते हैं विधायी शक्ति।
तीसरा ऑप्शन आपके सामने आएगा फाइनेंशियल पावर, और फाइनेंशियल पावर को अपन हिंदी में कहते हैं वित्तीय शक्ति। और चौथा ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूं जिसका नाम रहेगा जुडिशरी पावर, और जुडिशरी पावर को अपन कहेंगे न्यायपालिका शक्ति। प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, बताइए राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति ये कहलाएगी, बताना। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति अगर राष्ट्रपति करेगा, आर्टिकल 75 के तहत ये लिखा गया है, तो बताना राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति कहलाएगी, तो बताएंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स। और एग्जीक्यूटिव पावर्स को अपन हिंदी में कहते हैं कार्यपालिका शक्ति। तो बताइए ये राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति कहलाएगी, तो बताएंगे कार्य। और अगर ये राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति होती है तो बताना प्रधानमंत्री किसको अपॉइंट किया जाता है, तो आपको एक ही बात ध्यान रखना है। आपको पता है अपने भारत में लोकसभा के चुनाव होते, और जब भी भारत में लोकसभा के चुनाव होते हैं बताना वो टोटल कितनी सीटों पर होते हैं, 543। और जब भी 543 सीटों पर चुनाव होते हैं तो जिस भी पार्टी को यहाँ पे क्या मिल जाती है, फुल मेजोरिटी। और फुल मेजोरिटी का मतलब होता है पूर्ण बहुमत। और जिस भी पार्टी को यहाँ पे पूर्ण बहुमत मिल जाता है उसी पार्टी में एक बहुमत दल का क्या चुना जाता है, नेता। और जो भी बहुमत दल का नेता होता है जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं मेजोरिटी व्हिप, तो जो भी मेजोरिटी व्हिप होता है, जो भी बहुमत दल का नेता होता है, उसी बहुमत दल के नेता को क्या अपॉइंट किया जाता है, तो बताएंगे प्रधानमंत्री। तो बताइए आज जो भारत में जो 17वीं जो लोकसभा है, बताना उस 17वीं लोकसभा में आज बहुमत दल का नेता कौन है, तो आज 17वीं लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता है उसका नाम रहेगा नरेंद्र मोदी। और अगर जो भी बहुमत दल का नेता होता है उसी को क्या अपॉइंट किया जाता है, प्रधानमंत्री। तो आज 17वीं लोकसभा में बहुमत दल का नेता नरेंद्र मोदी है। तो बताइए भारत में जो सबसे पहली वाली जो लोकसभा थी, बताइए उस पहली वाली लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन था, तो आपने नाम सुना था पंडित जवाहरलाल। क्योंकि पहली वाली लोकसभा का प्रधानमंत्री आपको पता ही है जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। और आपको मैंने अभी आते के साथ संसद में एक वर्ड यूज किया था संगोल। वो संगोल अपने भारत में सबसे पहले वैसे मिला किसको था, तो संगोल अपने भारत में सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री को मिला था और उसका नाम था पंडित जवाहरलाल ने। और वो संगोल उसको भेंट किसने किया था, तो आप लोग सब एक बात जानते हैं कि अपने भारत का विभाजन हुआ था। और जब भारत का विभाजन हुआ, भारत का बंटवारा हुआ, संगोल का मतलब ही क्या होता है कि जो ब्रिटिश जो सत्ता थी वो सत्ता का हस्तांतरण हुआ इंडिया में। मतलब ब्रिटिश सत्ता का जो परिवर्तन हुआ वो भारत में हो गया, क्योंकि ब्रिटेन की पूरी जो अपने भारत में इंग्लैंड का जो शासन था वो भारत के पूरे उसमें हाथ में आ गया। इसीलिए इसको इस संगोल के नाम से जाना जाता है। और ये भेंट किसने किया था, तो उस समय गवर्नर जनरल या वाइसराय हुआ करते थे जिसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। और उसी लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के जो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसी को भेंट किया था वो संगोल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उस समय बहुमत दल का नेता था पंडित जवाहरलाल नेहरू, और आज वर्तमान समय में बहुमत दल का नेता कौन है, तो बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पहले वैसे लोकसभा का चुनाव लड़ा है। और बताइए नरेंद्र मोदी ने लोकसभा का चुनाव कहां से लड़ा है, तो नरेंद्र मोदी ने भारत में जो लोकसभा का चुनाव लड़ा है वो लड़ा है वाराणसी से। मतलब नरेंद्र मोदी वाराणसी से एक सांसद है। और अगर नरेंद्र मोदी वाराणसी से एक सांसद है तो आप सबको ये पता होगा कि नरेंद्र मोदी जो वाराणसी से सांसद है और जिस भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल जाता है उसी में जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता कौन है, बताएंगे राष्ट्रपति करेगा। कौन से आर्टिकल के तहत करेगा, तो बताएंगे 75 के तहत करेगा। बताइए राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति कहलाएगी, बताएंगे कार्यपालिका शक्ति कहलाएगी। तो सबके बारे में बता दिया कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कैसे होता है, वोट कौन डालेगा, मतलब पद्धति कैसी होती है, लोकसभा के चुनाव के बारे में बता दिया, राज्यसभा के चुनाव के बारे में बता दिया। और मैंने आपको ये बता दिया, आप लोग सब एक बात जानते हैं, अगर आपसे यूं पूछे कि लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, वो कभी भी 5 साल का नहीं।
राज्यसभा का कार्यकाल हमेशा परमानेंट होता है, स्थायी होता है, लेकिन राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो आपने पढ़ा होगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होगा, तो बताएंगे 6 साल का। इस चीज के ऊपर चर्चा करेंगे अपन आने वाली क्लास के अंदर। तो आज के लिए जितना भी कंटेंट मैंने आपको पढ़ाया है संसद के बारे में, जो ओल्ड जीके का पोर्शन पढ़ाया है, संसद के अंग पढ़ाए हैं, संसद के भाग पढ़ाए हैं, इसके बारे में सदन पढ़ाया है, नया संसद भवन के बारे में बताया, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और वीडियो के ऊपर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके चैनल को कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके लिए मतलब ये वीडियो आपको कैसे लगी है। मिलते हैं अगले दौर में नेक्स्ट क्लास के रूप में। आज के लिए इतना काफी, थैंक यू, धन्यवाद।